DTI न्यूज़, हर खबर का असर। दोस्तों, DTI न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। चर्चा शहर की इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपसे एक कमिटमेंट की थी कि हम शहर के चुनिंदा सोशल वर्कर्स, प्रोफेशनल्स, बुद्धिजीवी और नेतागण इनके साथ में साक्षात्कार के द्वारा कई सारी शहर की समस्याएं और उनके समाधान पेश करेंगे। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम मिलाने जा रहे हैं आपको श्री संदेश बालकृष्ण मुकणे जी से, जो सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। संदेश जी, कृपया जनता को आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए, मेरा जीवन का जो प्रवास था, जो सफ़र था, वो बचपन से ही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हुआ, जहाँ पर मेरे घर में एक शिवसेना का माहौल हुआ करता था। बट फ्यूचर में, जैसे भविष्य में हम लोग पढ़ लिख कर आगे आए, तो टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल ग्राउंड पर हम लोग काम करते करते कुछ एक्टिविटीज़ उस वक्त में मैंने शिवसेना की विंग हुआ करती थी, भारतीय विद्यार्थी सेना, वो भी मैंने संभाली थी। मैं शहर संगठक के रूप में काम किया करता था। उस विषय में हमने काफ़ी सारे मुद्दे उठाए थे और उसके बाद में सहकार विभाग, ठाणे जिला चिटनीस लेवल पर काम किया और आहिस्ते आहिस्ते प्रोफेशन में जब ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, तो उस वक्त में शहर की मुसीबतें या शहर की समस्याएं जब सामने आने लगी, तब रियलाइज़ होने लगा कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पक्ष या किसी एक गठ में काम करने से अच्छा, अगर मेरी प्रामाणिकता है जो मैं जनता के सामने, या मेरा दायित्व जो शहर के लिए है, वो मुझे अगर निभाना है, तो मुझे इन सब दायरों से बाहर निकलना होगा और मुझे लिटरली अपने सिटी के लिए, अपने समाज के लिए या शहर के लिए कुछ अपना एक दायित्व करना बहुत ज़रूरी है। संदेश जी, चूंकि आप एक सिविल एंड इंजीनियरिंग में एक प्रोफेशनल का किरदार काफ़ी समय से निभा रहे हैं, तो उल्लासनगर में आज की बिल्डिंग की परिस्थिति, आज के इंफ्रास्ट्रक्चर की परिस्थिति और कंस्ट्रक्शन के मामले में आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए चंदन जी, जहाँ तक रहा सवाल उल्लासनगर की, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, बिल्डिंगें हो गई, रास्ते हो गए, सैनिटेशन हो गया, डेब्रीज ओरिएंटेड प्रॉब्लम, ये सारी सोशल इश्यूज़ हैं। ये सोशल इश्यूज़ के लिए जो सिविक बॉडी है, जिसे हम उल्लासनगर महानगर पालिका कहते हैं, इनका जो दायित्व होता है, वो दायित्व निभाने के लिए हम जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, उन प्रतिनिधियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस अंदाज में इन चीज़ों का निवारण करते हैं या इनके साथ न्याय करते हैं। अब बात यहाँ से आती है कि उल्लासनगर शहर का जब भी कोई नाम निकालता है, तो डिलापिडेटेड यानी कि धोखादायक इमारतों का पहला विषय निकलता है, रास्तों का विषय निकलता है। खड्डे लगने लग गए तो लोगों को लगता है कि वैसा उल्लासनगर आ गया। तो यूँ अगर हम देखें तो ये पूरा विषय जो है, ये एक किस्म से टोटल फेलियर नज़र आता है सिटी के लिए, जो कि बिल्कुल भी मतलब एक जैसे बिल्डिंगें धोखादायक है, रास्ते भी धोखादायक है, डेवलपमेंट प्लान का कोई ठिकाना नहीं है, जो 2017 में रेक्टिफाई करके दोबारा आया था, 17 के 18 में। बट एट द सेम टाइम उल्लासनगर सिटी का जो क्षेत्रफल है वो इतना छोटा है, जिसके लिए अगर हम लोग चाहे 10 कमेटियाँ भी बनाएं, तो वी आर नॉट कमिंग आउट विद सम प्रॉपर आउटपुट। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जिनको हमें सीरियसली लेना है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी एक प्रोसीजर होती है कि इसको आउटपुट के रूप में हम कैसे आगे लाएं। संदेश जी, ये तो हम सभी को पता है कि उल्लासनगर की जो बिल्डिंगें हैं वो धोखादायक इमारतों में अब बहुत ज्यादा और बड़े लेवल की क्वांटिटी पे घोषित हो चुकी हैं। अब आपने रोड्स को भी धोखादायक बता दिया, तो क्या आप बताएंगे कि बिल्डिंगों के धोखादायक होने के मुख्य कारण क्या हैं? और अब ये जो सड़कें धोखादायक आप कह रहे हो, जिसे हम पर्सनल लेवल पे रोज ही फील कर रहे हैं, तो सड़कें और बिल्डिंगों के धोखादायक होने के पीछे मुख्य कारण क्या है? चंद्र जी, जो बिल्डिंगें हैं, ये बिल्डिंगें धोखादायक मतलब देखा जाए तो 1991 और 90 से लेकर आप 2000 तक की बिल्डिंगें देखेंगे
तो इसमें आप तकरीबन देखेंगे कि एक स्टैटिस्टिक्स निकाला गया था जिसमें 855 इमारतें अवैध पाई गई थी, जिसके अंदर से तकरीबन 600 बिल्डिंगें ऐसी थी जो कि रेगुलराइज हो ही नहीं सकती। उसके बाद में 500 बिल्डिंगें ऐसी थी जिनके एफएसआई खा चुके थे, मतलब ओवरलोड एफएसआई हुआ था। एट द सेम टाइम उसमें कुछ ऐसी तकरीबन 150 बिल्डिंगें थी, 140 के आसपास ऐसी बिल्डिंगें थी जो कहते हैं ना कि रिजर्व प्लॉट्स के ऊपर बनाई गई थी, जिसकी वजह से वो धोखादायक में आई थी। तो वो बात, उसमें कौन इन्वॉल्व था, क्या था, ये पूरा शहर जानता है, ये कैसे हुआ, एवरीवन नोज अबाउट दैट। लेकिन आज का जो अहम मुद्दा है धोखादायक इमारतों का तो है ही है, लेकिन साथ में जब हम घर से निकलते हैं तो जो धोखादायक रास्ते हैं उन रास्तों का ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अगर महानगर पालिका जो सिविक बॉडी है, जिसकी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रास्ते कैसे बनने चाहिए। यहाँ पर सिटी इंजीनियर्स हैं, सिटी इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है। नगर सेवकों की बात अलग है, मैं उन्हें उस विषय पर हम बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सिविक बॉडी का सवाल है उन्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैं टेक्निकल ग्राउंड पे बात करूंगा कि 25 मीटर का रास्ता बनाना है, तो 25 मीटर के रास्ता बनाने के लिए एक एसओपी रहता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर होती है। वो जो एसओपी है, उस एसओपी के अंदर क्या हमारे महानगर पालिका के इंजीनियर्स बिटुमेन चेक करते हैं क्या? अब बिटुमेन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डांबर का रास्ता कर रहा है, डामरीकरण चल रहा है, पुराना रास्ता है, उस पुराने रास्ते को अगर हमने वापस डामरीकरण करना है तो टेक्निकली हमें पुराने रास्ते के बेस को पूरा उखाड़ना होता है और फिर वहां पर हमें नई बिटुमेन की लेयर चढ़ानी पड़ती है। लेकिन पाया क्या जाता है, बारिश गिर रही है, रास्ता गीला है और उससे खड्डे भरे जाते हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना कि हम लोग रफू चक्कर कर रहे हैं, रफू करवा रहे हैं, रफू रास्ते के ऊपर पैचेस लगा रहे हैं। होता क्या है, ये पैचेस जो होती है ना, इसकी लाइफ नहीं होती है क्योंकि इट इज नॉट टेस्टेड बाय एनी बिटुमेन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया जाता है, इन कॉन्ट्रैक्टर्स को पहली बात तो इनके काम का सुपरविजन होना बहुत जरूरी है। ये महानगर पालिका सिविक बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कह लो या क्वालिटी ऑफ जो प्रोसीजर होती है, जो एसओपी में साफ दिया गया है नगर विकास विभाग से महानगर पालिका को, वो सारा एसओपी बन के आता है। क्या उस एसओपी को इम्प्लीमेंट किया जाता है? क्या वो बिटुमेन की क्वालिटी रेंज चेक की जाती है? और अगर चेक की जाती है उसके बाद भी रास्ते अगर हफ्ते भर में खुल जाते हैं तो क्या उस कॉन्ट्रैक्टर को आप ब्लैक लिस्ट में डालते हो? अगर ब्लैक लिस्ट में डालते हो तो फिर एट द सेम टाइम आपने वो टेक्निकल टेस्ट जो की थी, वो टेक्निकल टेस्ट करके उस पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन है जिससे आप टेक्निकल टेस्ट कर, उसका रिपोर्ट आपने जब पब्लिक डोमेन में या वेबसाइट में महानगर पालिका में डाला है? नहीं डाला है। संदेश जी, बीच में आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि एक टेक्निकल सी पॉइंट आई है सामने। रेशियो प्रपोर्शन के हिसाब से कितनी एसओपीज को यहाँ पे काम के मामले में यूज किया गया जाता है, और मान लीजिए जितने पैसों में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, क्या आपको लग रहा है कि पूरे के पूरे पैसे रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं, या बीच में काफी बड़ा एक गैप है जिसकी वजह रोड्स की क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर पूरी तरह से दिखाई देती है हमें? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत टेक्निकल पॉइंट है। मैं चाहूँगा कि जनता इससे अवगत होना बहुत ज़रूरी है। एक सबसे पहली बात होती है क्वालिटी। एसओपी में क्वालिटी साफ दी गई है, उसका रेशो दिया गया है कि आप जब बिटुमेन यूज़ कर रहे हैं तो उसका रेशो क्या होना चाहिए। वो अब खैर मैं स्क्रीन पर बताने में क्योंकि वो वेरी करता है, वो ज़मीन कैसी है, उसमें ह्यूमिडिटी लेवल कैसा है, वहाँ पर हार्ड लेवल क्या है, उस पर निर्भर करता है कि वो B2 फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन इसे टेस्ट किए बगैर हम अक्सर देखते हैं कि लोग बस एक टेंडर निकालते हैं, टेंडर निकालने के बाद में कोई चेक करके नहीं जाता है कि ये टेंडर होने के बाद में, ये निकलने के बाद में जब ये रास्ते का काम किया गया है तो उसके ऊपर चीज़ कैसी बनी है, क्या बनाया है, उसका वैल्यू क्या है, क्या उस वैल्यू के साथ जस्टिस हुई है, क्योंकि ये आम जनता का पैसा है। तो इस रास्ते के साथ में या वो पर्टिकुलर काम के साथ में न्याय कैसे होता है, क्या होता है, इसके ऊपर निरीक्षण करने के लिए हम लोगों ने जो प्रतिनिधि नियुक्त करके भेजे, यह उनका दायित्व है, यह उनकी जिम्मेदारी है। संदेश जी, जैसे कि आपने कहा कि सड़क निर्माण के मामले में एसओपीस को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, और इसका उत्तरदायित्व जो है वो हमारे जनप्रतिनिधि और जो मनपा के कर्मचारी हैं
उनको समान तरीके से उस कर्तव्य को निभाना ही पड़ेगा। पर जो पिछले एक दशक में हम अपनी सड़कों की हालत देख रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कर्तव्य निभाने में बहुत बड़ा गैप है, और जिसका फायदा ठेकेदार निरंतर उठाते जा रहा है? और जाने क्या वो चीज है कि गलत तरीके का या घटिया तरीके का काम करने के बाद भी बार बार हम उन्हीं कंपनीज को अपने सड़क जो शहर की जो सड़कें हैं उसकी जिम्मेदारी हमने देके रखी है, और बार बार हम वो धोखा ही खा रहे हैं। तो सर, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एक सिंगल वर्ड है इसके लिए, इसे कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक कल्चर। ये जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है ना, ये बहुत ही अगर चाहें, ये ब्यूरोक्रेटिक कल्चर चाहें तो वो बहुत अच्छा कल्चर बन के उभर के आ सकता है जी। और अगर इसी में थोड़ा करप्शन आ गया तो ये ब्यूरोक्रेटिक कल्चर जो है ये पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है। सही बात है। और मेरे ख्याल से आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसका अगर आउटपुट तो पहले ही आ चुका है, हमने देखा बिफोर मॉनसून, आफ्टर मॉनसून जो भी आउटपुट आया है। आप रस्तों का अगर सवाल पूछ रहे हैं तो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर इज वेरी बैड, इट इज रियली इंजूरियस, वो बहुत हार्मफुल भी है। तो ये अगर आप कहेंगे तो मैं आपके सवाल में एक बात और ज्वाइन करना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा। जहाँ तक दायित्व का सवाल है, जैसे आपने सवाल पूछा, इसमें अगर दायित्व का सवाल है तो जैसे महानगर पालिका के अधिकारी हो गए या शहर से चुने हुए प्रतिनिधि हो गए, उनके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका भी दायित्व उनसे सबसे बड़ा होता है। वो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो जिस चीज़ को बनाने के लिए उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो रूपरेखा है या उसकी जो SOP होती है, वो ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, महानगर पालिका के लोग कर्मचारी हैं, वो उन्हें पास आउट करते हैं। उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते वक्त में उनको वो टेक्निकल चीज़ों का तो ध्यान रखना है, बट एट द सेम टाइम ये जो चीज़ बन रही है इसकी क्वालिटी गिरने का कारण क्या है? अगर हम देखेंगे तो 100 रुपए की चीज़ जब पास होती है कि ये चीज 100 रुपए में बन सकती है तो उसे 250 रुपए तक खींचा जाता है। यानी मतलब यहाँ पे बजट इन्फ्लेशन का भी प्रोपोगेंडा है। एब्सोल्युटली, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि बजट इन्फ्लेशन तो होता ही है, क्योंकि वो सर्व सहमति से होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि मिला जुला ये है। और उस विषय को अगर आप वैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो बंदे के हाथ में आ जाता है कि उसे कितना बांटना है, कितना रखना है और कितना लगाना है। तो क्या संदेश जी, क्या यही कारण है कि बारंबार एक ही कॉन्ट्रैक्टर जो है उसे काम मिल रहा है? हो सकता है, क्योंकि ट्यूनिंग अच्छी खासी हो जाती होगी। अब बांटने वाला भी खुश है, लेने वाला भी खुश है, भुगतने वाले तो आम नागरिक हैं, जनता। सर, भुगतने की बात तो ये है कि गाड़ियां भी टूट रही हैं, लोगों की हड्डियां भी टूट रही हैं। अब कल या परसों में ही 2 नंबर की कोई सड़क थी, उस पे सुबह 7-8 बजे कोई बंदा गिर गया, हॉस्पिटल में पूरी पट्टियों वट्टियों के साथ में बेचारा भी इलाज करवा रहा है अपना। तो क्या इंसानियत के तौर पे भी अब अच्छे काम सड़क के मामले में नहीं हो रहे, हम ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इंसानियत, देखिए यहाँ पर आप इंसानियत का अगर सवाल पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई इंसानियत के बारे में सोचता होगा। कोई नहीं सोचता है, कोई भी प्रामाणिकता नहीं है। जो हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, प्रामाणिकता शुरू होती है इंसान से, इंसान के प्रति। हम भगवान से लाख प्रामाणिक हैं। क्यों प्रामाणिक है? क्योंकि भगवान दिखता नहीं है। अब वो है नहीं है, मैं कितना प्रामाणिक हूँ नहीं हूँ, इसे पूछेगा या खुद ही फील कर सकते हो, या खुद फील कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब जनता का आक्रोश देखा जाता है, हम देखते हैं काफी सारे NGOs अलग अलग तरीके से अलग अलग मुहिम चला रहे हैं। जैसे टैक्सेशनल पार्ट, हम नो सर्विस नो टैक्स, ये जो चीज़ है, ये इस पर जनता जब आ जाती है ना, तो मैं कहूँगा महानगर पालिका हो गई या फिर चुने हुए नगर सेवक या प्रतिनिधि, इनको शर्म आनी चाहिए। जैसे हम स्कूल में थे ना, तो हमारे घर में रिपोर्ट कार्ड जब माँ को दिखाया, पापा को दिखाया, और हमें जब लाफे पड़ते थे या डांटे जाते थे, तो उसमें हमें बुरा लगने से ज्यादा क्या था, हमें शर्म आती है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अब शहर के प्रति जिनका परफॉर्मेंस जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ये हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आप बदलापुर, अंबरनाथ, कल्याण देख लीजिए जो डेवलपमेंट हुई है। आप उल्लासनगर देख लीजिए,
एक वक्त ऐसा था कि उल्लासनगर वॉज एन आइडेंटिटी इन थ्रू आउट द स्टेट। जी। ये राज्य में ऐसा शहर था जिसके सब रूट्स या सब गलियों के अंदर भी आरसीसी कंक्रीट हुआ करता था। सर देखिए ना, ये इस शहर का दुर्भाग्य ही है कि लोग बिजनेस करने के लिए तो यहाँ पे आना रोज पसंद करते हैं, बट रहना कोई नहीं चाहता। और कई सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मेरी पर्सनल लेवल पे भी डिस्कशन हो जाती है कि यार बिजनेस और धंधा करने के लिए तो मैं आऊंगा उल्लासनगर में, बट यार रहने के लिए तो मैं उनसे सिर्फ यही सवाल पूछता हूँ कि भैया रहने के मामले में आज अगर ये शहर आपको पसंद नहीं आ रहा तो शहर को परिवर्तित करने के लिए आपने क्या उत्तरदायित्व निभाया है? तो फिर लोग वही क्वेश्चन में आ जाते हैं, और जो ठीकरा और बेड़ा है वो मनपा के ऊपर, उसके कर्मचारियों के ऊपर, और जो हमारे चुने हुए जो सो कॉल्ड प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर फोड़ दिया जाता है। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जनता जब तक खुद नहीं चाहेगी, परिवर्तन आना पूरी तरह से मुश्किल है। संदेश जी, अभी हाल ही में दिवाली का पर्व हमने जाते हुए देख लिया। जब दिवाली की खुशियां बिल्कुल आ ही रही थी तो हमारे शहर में अचानक से जीआर की बातें हो रही थी, जो जीआर जुड़ा हुआ था डिलिपिटेड या धोखादायक इमारतों को लेकर। तो कहा यह जा रहा था कि दिवाली में हम आपको बहुत बड़ी गिफ्ट देने वाले हैं सरकार की तरफ से, जिसकी बैनरबाजी भी हो गई और लोगों ने काफी लाइमलाइट भी ले ली, पर अब तक जीआर का इंतजार हो ही रहा है। तो संदेश जी, आप जीआर के मामले में क्या रोशनी डालना चाहेंगे कि ये जो जीआर आने वाला है या आगे के दिनों में आएगा, उस जीआर का फायदा किसे होने वाला है और कब होगा? देखिए, जीआर जहां तक शहर को जो एक हवा फैली है कि जीआर आ रहा है, आया नहीं है जी। इस पर बैनरबाजी हो गई, सब कुछ हो गया। ये एक कहते हैं ना कि एक ये हवा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि जीआर के अंदर क्या है। तो नागरिकों को इतना ही कहूंगा कि आप किसी भी पक्ष के बैनरबाजी पर जाने से पहले समझ ले जीआर क्या है, क्या वो जीआर के साथ जस्टिस होने वाली है। नहीं तो फिर पता चला कि ये जीआर किसी एक ठराविक वर्ग के लिए ही बनाया गया है और बस उन्हीं के फायदे के लिए। तो ये इन जनरल भी हो सकता है और एक पर्टिकुलर सेट के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। जीआर निकला था रेगुलराइजेशन के लिए, उसमें सारी बातें क्लियर थी, जनता ने सहकार्य नहीं किया था। उसके बाद में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे ये पॉइंट्स निकल कर आते हैं। जैसे अभी हम लोग एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, जनता भी समझ जाएगी, हमारे शहर के नागरिक भी समझ जाएंगे कहाँ पर वो कम पड़ रहे हैं, कहाँ पर मैं कहूँगा महानगर पालिका कहीं मेरे हिसाब से कहीं कम पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, सवाल नहीं पैदा होता है। वो एक लोकल गवर्नेंस बॉडी है जो राज्य सरकार के आदेश मिलने के बाद में उसको अमल में लाती है। सर, पर गैप तो दोनों तरफ से हो सकती है ना। गैप मेरे ख्याल से महानगर पालिका और जनता के बीच में जो कड़ियां हैं उनमें भी तो गैप हो सकती है, क्योंकि कैसा है कि अगर कोई चीज राज्य सरकार हमें प्रदान करना चाहती है, जिसकी मांग हम काफी समय से कर रहे थे, हो सकता है कि वो मैसेज प्रॉपरली पहुंचाया ना गया हो प्रतिनिधियों द्वारा, या जनता के एक्सेप्टेंस का सवाल तो बाद में आता है। एक गुरु के हैसियत से अगर शिष्य को समझाया जाता है तो ये गुरु का उत्तरदायित्व कि वो किस प्रकार समझा रहा है अपने शिष्य को। देखिए, जहाँ तक मेरा स्टडी है इस विषय पर, मैं उस समिति में नहीं हूँ जो महानगर पालिका ने बनाई है, ठीक है, वो समिति का काम है। लेकिन मुझे एक बात को मतलब गौर करवाऊंगा, सब क्या ध्यान डालूंगा जिस पर मेरे ख्याल से ध्यान गया नहीं है, वो ये है कि ये जो समिति ने जीआर निकाला है खास करके उल्लासनगर के लिए, ये एक जीआर उस हिसाब से बनाया गया है जो इतर राज्यों के शहरों के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उल्लासनगर इतर राज्यों की तरह नहीं है, ये एक डिफेंस की एसेट है। जी। ये भारतीय जो ये है मिलिट्री है, रक्षा मंत्रालय है, इसकी एसेट है। ये प्रॉपर्टी भारतीय रक्षा मंत्रालय की है। इस रक्षा मंत्रालय की प्रॉपर्टी के इसमें रहने को आए हुए लोग वो रेफ्यूजीज है, शरणार्थी थे। अब उन शरणार्थियों के लिए कानून अलग से बना हुआ है और वो संविधान के अंदर है। तो आप वहां पर जनरल जीआर अगर आप लाओगे
और उस जीआर के हिसाब से उसके ऊपर बहुत बड़े सपने लाओगे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जनरल जीआर अगर आप यहाँ पर लाओगे तो ये इसके लिए एक अलग विषय आपको लेना पड़ेगा, एक अलग से एपिसोड करना पड़ेगा, बहुत बड़ा विषय है। यानी कि स्पेशल स्टेटस जब तक नहीं मिल सकता तब तक जीआर के जो फायदे हैं या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, जीआर आने के बाद ही हम लोग उसको ज्यादा इलैबोरेशन दे सकते मैं आपको एक सिंपल और सादी भाषा में कहूंगा कि जहां पर उल्लासनगर हो या आप थाना से लेकर करजत तक चले जाएंगे तो 1.33 का एफएसआई हुआ करता था, ठीक है। जहां पर आप ग्राउंड +2 या 3 तक की बिल्डिंग बना सकते अगर चाहे पूरा स्पेस भी यूज करें, लेकिन यहाँ पर पहले ही 6 और 7 माले की बिल्डिंगें बन चुकी है, मतलब आप 4 का जीआर आप 4 का एफएसआई यूज कर चुके हैं। अब जब 4 का एफएसआई यूज कर चुके हैं तो अगर कोई डेवलपर है जो टीडीआर नहीं खरीद कर सकता, ठीक है, या चलो एक सोसाइटी है जो डेवलप करना चाहती है खुद के खर्चे पर, तो वहां पर समझ सकता हूं, लेकिन अगर कोई डेवलपर भी लेता है इस चीज को डेवलप करने के लिए, वो 4 का एफएसआई मिलने के बाद भी एज पर जीआर वो उन लोगों को वहां पर स्थायी रूप से रहने को जगह देनी है, कंस्ट्रक्शन का खर्चा निकालेगा या फिर उसमें से कुछ बेचेगा जिससे उसका प्रॉफिट निकलेगा। तो टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट फेल हो जाती है। यहाँ पर इस जीआर के जरिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट फेल होगी क्योंकि पहले ही यहाँ पर एफएसआई वायलेशन हो चुका है, जैसे मैंने पहले पॉइंट्स में बताया था कि यहाँ पर अवैध बांधकाम हो चुका है। मतलब सादी भाषा में मैं ये कहूँ कि अगर मैं एक डिलिमिटेड बिल्डिंग का रहवासी हूँ और आज अगर मेरे फ्लैट की साइज 1000 स्क्वायर फीट है, तो जीआर आने के बाद में जो भी डेवलपर हमारी सोसाइटी को रीडेवलप करने के लिए आएगा, तो या तो मुझे 1000 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है वापस हासिल करने के लिए उसको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, या तो फिर मुझे अपना जो फ्लैट है वो औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा, या तो अगर मुझे बीच की बात करनी है तो मुझे 400 या 500 स्क्वायर फीट के फ्लैट से समाधान करना पड़ेगा, अगर आप फिजिबिलिटी की बात करेंगे तो। मतलब यहाँ पे टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल तीनों कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। देखिए, एक तो आम नागरिक यही चाहेगा कि कम से कम उसे कुछ ज्यादा नहीं मिले, तो जहां तक रह रहा है इस वक्त जो उसका फ्लैट है, समझो उसका फ्लैट 450 से 500 स्क्वायर फीट का है, तो वो एटलीस्ट उतना रहे। लेकिन रीडेवलपमेंट में हमेशा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 से 15% उसकी स्पेस बढ़े, कम ना हो। तो अगर ऐसी बात है तो ये भी गलती हो जाएगा, उनके साथ अन्याय हो जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब सारी चीजें म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर, म्यूचुअल कंसेंट से ही। संदेश जी, चुनाव आ रहे हैं, लगभग कुछ ही महीनों में हम देखेंगे कि चुनाव का बिगुल बज जाएगा और चुनाव की लामबंदी तो अभी से ही शुरू हो चुकी है। जनता जो है हमारी, वो इस बार चाहती है कि कुछ नहीं तो मिनिमम 50% जो कैंडिडेचर है वो न्यू फेसेस का हो हर पार्टी द्वारा, जिसमें पढ़े लिखे जो कैंडिडेट्स हैं हमें आगे मिले और जिनकी सोच जो है वो काफ़ी अलग लेवल की हो, पुराने वाले लोगों जैसी रिजिड ना हो। और जनता की एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जो भी अब तक हुआ है, अब हम हमारे उल्लासनगर शहर को एक नई नींव प्रदान करें। तो संदेश मुखड़े का ऐसे नए कैंडिडेट्स को क्या संदेश होना चाहिए? देखिए, मैं दिल से, जो आपका सवाल है ना, ये शायद आप ही के दिल में नहीं है, मेरे दिल का भी ये सवाल है और हम सबके दिल का ये सवाल है, सबके दिल का सवाल है, क्योंकि अब तक जो हमने परफॉर्मेंस देखा है दैट इज अ रियली वेरी बैड। अगर बैड परफॉर्म कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप उन्हीं को वापस मौका दे रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर कहीं पर अल्पविराम होना चाहिए और नए चेहरों को एक दिशा और एक नए चेहरों को नई जगह बिठाकर शहर को नए दिशा में ले जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये कहूँगा पर्सनल लेवल के ऊपर कि उन सारे युवाओं को आगे आना चाहिए, वो चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे लॉयर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो या प्रोफेसर हो या फिर बिजनेसमैन हो, लेकिन वो अपने शहर के प्रति अगर लिटरली प्रामाणिक हैं तो वो आ जाए, चाहे वो किसी भी पक्ष में हो। मैं किसी भी पक्ष को बुरा नहीं कहता, हर पक्ष अपनी अपनी जगह पर सही होता है, ठीक है। देखो, नागरिकों में भी कोई दोष नहीं होता, मैं महानगर पालिका को भी दोष नहीं दूंगा, मैं राज्य सरकार के बारे में भी बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि हम लोग लोकशाही में हैं, क्योंकि हमारा पूरा सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे माई बाप हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी है, ये लोकशाही है, यहाँ पर हम हमारे
विचार और हमारे ख्याल और हमारी जैसी जो हमारी ज़रूरत है वो हमें पूरी करवानी है। तो वो करवा के लेने के लिए हमें उन प्रतिनिधियों को चुनाव में उतारना है जो एक विजन लेकर आगे जाते हो। जिसे अगर रास्ते का खड्डा महसूस हुआ तो उसके दिल से निकलना चाहिए। अगर मैं नगर सेवक बन जाऊंगा ना तो मैं अगर ऐसा रास्ता बनाऊंगा जो 15 से 20 साल तक खड्डा नहीं देगा। मैं अगर रास्ता बना ना तो मेरे एरिया में कोई पाइपलाइन खोदने के लिए ना रास्ते को काटने को नहीं दूंगा। अगर काटा तो मैं पेनल्टी लगा दूंगा। अगर नहीं रहेगा ये पॉइंट महानगर पालिका में तो मैं पारित करवाऊंगा। महानगर पालिका में जनरल बॉडी में बहस करके इसके ऊपर एक रूल लाऊंगा कि ये नए बने हुए रास्ते को खोदे नहीं, क्योंकि यहाँ का पाइपलाइन चल रहा है, वहाँ की लाइन अच्छी है तो वहाँ से खोद के लाइन दे दिए, रास्ते टूट गए। सर माफ कीजिएगा, अभी रोकूंगा मैं आपको यहाँ पे। जैसे कि आपने बड़े पहले तरीके से बता दिया कि ये चीज़ पर्सनल लेवल पे अंदर से आनी चाहिए, बीइंग सिटीजन ऑफ उल्लासनगर सिटी। अगर मैं कैंडिडेट हूँ तो क्या आपको नहीं लगता कि पैनल सिस्टम में हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर थोप रहा है? तो क्या ये हर कैंडिडेट का एक उत्तरदायित्व नहीं है कि अपनी एरिया को प्रॉपर्ली डिफाइन करके चुनाव मैदान में उतरे? बिल्कुल। मैं यही कहूँगा कि अभी से देखिए पैनल सिस्टम जो है ये निवडणूक आयोग का जो प्लान है या राज्य सरकार ने, सर पर इसका दुरुपयोग हो रहा है ना? 100% दुरुपयोग होगा। लेकिन देखिए कोई भी चीज उपयोग होगा, इसी में इसका अर्थ है, इसका निवारण है जी। आप उपयोग अगर बुरा कर सकते हो तो आप उपयोग अच्छा भी कर सकते हो। मैं बहुत पॉजिटिव माइंडेड हूँ। वो इंसानों पे डिपेंड करता है, वो कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है। तो चुनाव में उतरने वाले इंसान ही हैं, जानवर थोड़ी है। सर कुछ ह्यूमन से कुछ सुपर ह्यूमन से नहीं, कोई बात नहीं। अब तक हमने काफी सारे सुपर ह्यूमन देखे। अब जो सुपर ह्यूमंस हैं हम उनको सीधे तौर पे हाथ जोड़कर कहेंगे कि आप सुपर वुमन हो, आप सुपर जगह में रहो, हमारी सिविक बॉडी में मत जाइएगा। अब सिविक बॉडी में हमें सिर्फ इंसान ही चाहिए, सुपर इंसान नहीं चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जाने वाले जो भी हैं वो बस अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें कि हमें क्या करने जाना है। संदेश जी, इस काफ़ी बढ़िया इंटरैक्टिव सेशन में मैंने आपसे जनता के प्रतिनिधियों के बारे में सवाल पूछ लिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी थी उसके बारे में भी सवाल पूछ लिए, उल्लासनगर की जो हाल ही में परिस्थिति है उसके लिए भी मैंने आपसे सवाल पूछ लिए, और जनता का जो जिम्मेदारी बनता है अपने शहर के प्रति आपने भी उस चीज़ के बखूबी जवाब दे दिए। तो सर इतना ज़्यादा आप अपने शहर के ऊपर वॉच रख रहे हो, तो क्या आगे चल के आपके भी कुछ प्लान्स हैं इस चुनावी मैदान में उतरने के? आप क्या कह रहे हो, नगर सेवक करके? हाँ, नगर सेवक से पॉलिटिकल क्या आप पॉलिटिकल करियर के बारे में भी सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। अगर आप मुझे ये सवाल कर रहे हो तो सबसे पहले मुझे खुशी हुई, अच्छा लगा, लेकिन मैं मेरे अंतर मन से कहता हूँ कि मुझे नगर सेवक बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है, देखो एक तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके दिल की बात या आप जैसा चाहते हो वो चीज़ होने के लिए आपको बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है, आप उसमें शामिल होना ज़रूरी है। जब तक आप खुद होकर बॉडी में नहीं उतरेंगे तो आप शहर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। देखिए, अगर किसी बॉडी में जाना है तो कोई राजकीय पक्ष आता है या अपक्ष आता है। मैं नहीं चाहता इन किसी भी दायरे में फंसने। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है नगर सेवक बनने में, लेकिन मेरा दायित्व मैं ये बनना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि संदेश जी आपके लिए आप क्या संदेश देंगे। अगर ये संदेश की बात है तो मैं ये कहूँगा संदेश कभी खुद के लिए नहीं होता, संदेश औरों के लिए होता है, संदेश ये दूसरों के लिए होता है। अगर मैं नगर सेवक बनूंगा तो मैं मेरे तक सीमित रह जाऊंगा, तो मेरा संदेश आपके लिए नहीं होगा, वो मेरे लिए है। तो मैं चाहूंगा कि मेरी तरह जो मेरी सोच है, जिनको शहर के लिए कुछ करना है लेकिन राजनीति के बगैर करना है, एक जागरूक नागरिक की तरह करना है, तो मैं कहूँगा ऐसे अंकुशधारी या आप उसे बेल रिंगर कह सकते हैं जी, exactly. जो बेल रिंगर होते हैं ना, ये हर वार्ड में, हर पैनल में ऐसे कम से कम 5 बेल रिंगर भी पैदा होंगे ना, तो चंदन जी मैं आपको कहता हूँ कि उल्लासनगर का जो भला होगा ना, वो बाजू के बदलापुर, अंबरनाथ और कल्याण डोंबिवली वाले कहेंगे कि यार ये शहर को इस पीढ़ी ने बनाया है। सही कह रहे संदेश जी, ये संदेश मुकड़े द्वारा शहर वासियों को बेल रिंगर बनने का बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है। तो दोस्तों, आपने अब देखा कि संदेश मुकड़े जी ने उल्लासनगर और उसकी परिस्थितियों और उसके समाधानों के बारे में काफ़ी जो है वो अच्छी चर्चा की।
तो संदेश जी, आपका हमारे प्रोग्राम में हम एक बार फिर से तहे दिल से जो है हार्दिक आभार करते हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर संदेश चर्चा एक शहर 2.0 के बारे में आप जब भी हमसे कहेंगे तो हम सर एक बार फिर से आपका समय लेके आपका साक्षात्कार और आपके विचार जनता के सामने पेश करेंगे। निश्चित। धन्यवाद संदेश जी। थैंक यू।